तो हेलो गाइस, सौरभ हियर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नदी के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ठीक है। नदी के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, नदी के अपरदन द्वारा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अपरदन क्या होता है। ठीक है। और निक्षेपण, ये दो क्रिया जो है ये आप लोग सुने होंगे। अगर जो नहीं जानता है, जो जानता है ठीक है, जो नहीं जानता उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अपरदन और निक्षेपण, रुकिए एक मिनट, इसको मिटा दे। हाँ, अपरदन और निक्षेपण जो है, जो दो पृथ्वी से जुड़े, पृथ्वी के बाहरी बल से संबंधित दो प्रक्रिया है। एक बल है, पृथ्वी के बहिर्जात बल है, जो कि पृथ्वी के बाहरी रूप में, पृथ्वी के बाहर में इसका प्रभाव दिखता है, जिससे कि अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण होता है। यदि हम अपरदन की बात करें तो अपरदन में क्या होता है दोस्तों, कि जैसे अपरदन का प्रमुख कारण, अपरदन किसके किसके द्वारा हो सकता है, जैसे नदी के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, हिमनद के द्वारा हो सकता है। ये सब अपरदन के प्रमुख कारण है। इसके कारण क्या होता है, जो स्थलाकृति, नदी की स्थलाकृति जो रहता है पहले से पृथ्वी की सतह पर, जैसे पहाड़ हो गया, या जैसे कुछ टीले हो गए, पहाड़ के टीले हो गए या बालू के टीले हो गए, तो ये सब अपरदन के कारण क्या होता है, इन सब स्थलाकृति का क्षय होता है, ये सब स्थलाकृति का विनाश होता है। ठीक है। और लेकिन अपरदन के कारण ये सब स्थलाकृति का क्षय तो होता है, लेकिन नया नया स्थलाकृति का भी निर्माण होता है। तो अपरदन को हम बेसिकली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अपरदन और निक्षेपण बताना भूल गए। निक्षेपण भी एक पृथ्वी के बहिर्जात संबंधित एक क्रिया है, जिसके कारण क्या होता है, जो अपरदित जो कण है, जैसे कि हवा आया, कोई भी चट्टान को उड़ा के ले गया, छिड़का के ले गया, तो वो जो अपरदित कण है उसका स्थानांतरण करके एक नया स्थल रूप का निर्माण करता है, उसी को हम निक्षेपण कहेंगे। तो दोस्तों, अपरदन और निक्षेपण पृथ्वी के बहिर्जात बल से संबंधित दो प्रक्रिया है। अपरदन में हवा, जल, पानी के द्वारा पुराना स्थित स्थलाकृति का क्षय होता है, और वही नया स्थलाकृति का निर्माण होता है। और जब हम निक्षेपण की बात करते हैं, तो निक्षेपण में क्या होता है कि अपरदित कण का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है और स्थल रूपों का विकास होता है। तो आज हम नदी के अपरदन द्वारा हम उत्पन्न स्थलाकृति के बारे में बात करेंगे। देखिए, नदी के द्वारा जो, अगर नदी के द्वारा अलग स्थलाकृति का निर्माण होगा, अपरदन के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा, नदी के निक्षेपण द्वारा अलग स्थलाकृति का निर्माण होगा, पवन के अपरदन द्वारा, हवा के अपरदन द्वारा अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण होगा, और वही पवन के निक्षेपण द्वारा अलग स्थलाकृति का निर्माण होगा। सबका अलग अलग है। तो आज हम नदी के अपरदन द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो बता दें कि बेसिकली नदी के अपरदन द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है, बेसिकली 8 प्रकार का स्थलाकृति का निर्माण होता है। सबसे पहले घाटी का निर्माण होता है, दूसरा जलप्रपात का निर्माण होता है, तीसरा जलगणतिका का निर्माण होता है, चौथा संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है। हम सबके बारे में बताएंगे, विस्तृत रूप में बताएंगे। चौथा संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है, और पाँचवा नदी विसर्प का निर्माण होता है, छठा नदी वेदिकाएँ का निर्माण होता है, सातवां पेरिप्लेन का निर्माण होता है, और आठवां कोष्टी कटक का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो हम देखेंगे वो घाटी का देखेंगे। घाटी के निर्माण, नदी के अपरदन द्वारा घाटी का निर्माण कैसे होता है, घाटी का निर्माण, नदी के अपरदन द्वारा घाटी का निर्माण कैसे होता है, पहले हम ये देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, नदी अपनी युवा अवस्था में क्या होता है, तीव्र ढाल के सहारे तीव्र वेग से गुजरता है। नदी अपना युवा अवस्था में उसका ढाल ऊंचा रहता है, तो अपनी युवा अवस्था में तीव्र ढाल के सहारे वो तीव्र वेग, मतलब तीव्र स्पीड से गुजरता है, जिसके कारण वो नीचे जो गुजरती है, नीचे में जो उसका प्रवाह होता है, जिसके कारण भी आकार की घाटी, लंबवत अपरदन के कारण घाटी, एक गहरी घाटी और संकरी घाटी का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये पहले तो ये घाटी आई आकार में होती है, जैसे इस तरह करके, पहले घाटी इस तरह, जैसे ये दो पहाड़ है, ठीक है,
दो पहाड़ है, ऊपर से नदी गिरी, ऊपर से नदी बह के गिर रही है। तो पहले तो ये देखिए घाटी आकार की है, आई आकार की है, आई आकार की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये घाटी जो है ये भी आकार की हो जाएगा, इस तरह, ये भी आकार की घाटी इस तरह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नदी गिरेगा तो ये जो स्थलाकृति का विनाश हो रहा है वो लंबवत अपर्दन के कारण, नदी के लंबवत अपर्दन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों तो घाटी का निर्माण जब लिखिएगा अपना कॉपी में, नदी जब अपनी युवा अवस्था में होती है तो तीव्र ढाल के सहारे तीव्र वेग से गुजरती है, जिसके कारण गहरी और संकरी घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। समय के शुरुआत में आई आकार की घाटी, शुरुआत में घाटी का आकार जो होता है वो आई तरह से होता है, शुरुआत में आई आकार की घाटी रहती है, लेकिन समय बीतने के साथ आई आकार की घाटी भी आकार में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो पहला स्थलाकृति हम देख लिए, घाटी का निर्माण होता है जो कि शुरुआत में आई आकार की रहती है और फिर भी आकार में परिवर्तित हो जाती है, ठीक लिए ना, देख लिए। अब देखिए यही जो घाटी है, अगर ये घाटी जैसे है तो ये घाटी में अधिक, अगर नदी के द्वारा अधिक ये होगा, अपर्दन होगा, अधिक कटान होगा, तो भी आकार की घाटी में अधिक तलीय कटान के कारण भी आकार की घाटी क्रमशः अधिक गहरा हो जाता है और अधिक संकरी हो जाता है, ठीक है, जिसको हम गार्ज कहेंगे। समान रूप से अगर इसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे कि गार्ज, अधिक गहरी और अधिक संकरी घाटी को हम गार्ज कहेंगे, ठीक है। तो घाटी अधिक, देखो घाटी का निर्माण हो गया और घाटी जब लंबवत अपर्दन के कारण, नदी के अत्यधिक तलीय कटाव के कारण नदी घाटी जब अधिक गहरी हो जाएगी, अधिक संकरी हो जाएंगे, तो उसको हम गार्ज कहेंगे, ठीक है। और गार्ज जो है वो पूरा अधिक गहरी हो जाएगी, पूरा अधिक गहरी, ठीक है, अधिक संकरी। गार्ज जब है विस्तृत रूप ले लेगी, गार्ज जब इसे इस तरह है विस्तृत रूप ले लेगी, बीच में नदी बह रहा है, ऐसे करके नदी अपना तल पे आ जाएगी, गार्ज का विस्तृत रूप को हम कैनियन कहते हैं। तो तीन वो चीज़ हम देख लिए, मतलब घाटी जो है ना, ये घाटी में ही गार्ज होता है और कैनियन का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे घाटी समान रूप से लिखेंगे, जो अधिक गहरी अधिक संकरी घाटी को हम गार्ज कहेंगे और गार्ज के विस्तृत रूप को हम कैनियन कहेंगे, ठीक है। ये हो गया नदी घाटी का आप देख लिया। अब जलप्रपात का देखेंगे। देखिए जलप्रपात का निर्माण आप देखेंगे कहीं कहीं झरना का निर्माण होता है, मतलब झरना पे कहीं कहीं जाके अगर घूमते होंगे तो कहीं कहीं देखे होंगे झरना, वहाँ पे ना मतलब टूरिस्ट में स्कूल हम लोग को होता था, जिस स्कूल घुमाने ले गया था एक बार झारखंड की तरफ, तो उधर हम लोग देखे थे, तो आप लोग भी देखेंगे। तो झरना का निर्माण कैसे होता होगा वो आप लोग के माइंड में ज़रूर आता होगा। तो दोस्तों आज मैं बता दूं कि झरना जो है, जो जब नदी के ढाल में अचानक से परिवर्तन हो जाती है, जब नदी की ढाल अचानक से ऊपर उठ जाती है तो नदी तीव्र वेग से, जैसे नदी है, ठीक है, ऐसे करके देखिए समान ये समुद्र तल में बह रही है, लेकिन जब इसका ढाल अचानक से परिवर्तन हो जाएगी, ऐसे करके गिरेगी, जब इसका ढाल में अचानक से परिवर्तन हो जाएगी और नदी तीव्र वेग के सहारे नीचे समतल मैदान में प्रवेश करेगी, जब नदी के ढाल में अचानक से परिवर्तित हो जाती है और नदी तीव्र वेग के सहारे नीचे गिरती है, तो उन्हें हम जलप्रपात कहते हैं, उन्हें हम झरना कहते हैं। तो देखिए जलप्रपात के निर्माण की कुछ आवश्यक दशाएं होती है। जलप्रपात के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती है जिसको हम देखेंगे। जलप्रपात का निर्माण तभी हो सकता है जब कठोर या मुलायम चट्टानें लंबवत रूप से या क्षैतिज रूप में स्थिर हो। जैसे कठोर या मुलायम कोई भी चट्टान है, जैसे कि चट्टान है, जैसे मान चलिए कठोर या मुलायम चट्टान कोई भी है, एक चट्टान के ऊपर एक चट्टान, 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 ये जो है जो क्षैतिज रूप से स्थिर है, ढाल में परिवर्तन हो गया, तब ना अब यहाँ पे नदी गिरेगी, ऊपर में ऊपर से नीचे गिरेगी नदी, तो जलप्रपात का निर्माण होगा। तो ये हम कहना यही चाह रहे हैं कि या तो लंबवत रूप में हो, इससे
उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। तो हम कहना यही चाह रहे हैं कि जलप्रपात के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं। जब कठोर या मुलायम चट्टानें लंबवत या क्षैतिज रूप में स्थिर हो तो जलप्रपात का निर्माण होता है। यदि कठोर या मुलायम चट्टानें लंबवत रूप में स्थिर हो, जैसे लंबवत रूप में इस तरह से चट्टानें, इसके ऊपर इस तरह से अगर चट्टानें लंबवत रूप में ऐसे ऐसे इस तरह से अगर चट्टानें लंबवत रूप में स्थिर हो तो इस पे से जो जलप्रपात का निर्माण होगा, तो नदी जो तेज़ी से गुजरेगी इसके ऊपर से, तो इसको काटने में, ये ढाल को अपर्दन करने में उसको बहुत समय लग जाएगा, ये कट नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको हम अस्थाई कहेंगे, अस्थाई जलप्रपात कहेंगे। यदि लंबवत चट्टान के ऊपर जलप्रपात हो तो उसको हम अस्थाई जलप्रपात कहेंगे। और यदि यही अगर ये क्षैतिज रूप से स्थिर, जैसे इस तरह रहता, इस तरह रहता चट्टान, इस तरह रहता, इस तरह करके क्षैतिज रूप से स्थिर रहता, इसको नदी काटने में नदी को सुलभ होता, नदी तुरंत अपर्दन करके नीचे आते, तो उसको अस्थाई जलप्रपात कहते हैं। मतलब एक निश्चित समय के बाद ये जलप्रपात ख़त्म हो जाता। तो इसको हम देखिए ऐसे देखेंगे, यदि कठोर या मुलायम चट्टानें लंबवत रूप में स्थित हो, लंबवत रूप में स्थिर हो तो उस पर अस्थाई जलप्रपात का निर्माण होता है। जैसे कि हम ग्राउंड फॉल देखेंगे यूएसए का, अस्थाई जलप्रपात है। और यदि कठोर या मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप में स्थिर हो तो अस्थाई जलप्रपात जो होगा वो अस्थाई जलप्रपात होगा। तो जलप्रपात समझ लिए, अब हम जलगर्तिका समझेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि नदी की तली में, नदी के नीचे, नदी की जल भंवर चक्कर लगाता है, ऐसे 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 नदी के नीचे में जल भंवर जो रहता है वो चक्कर लगाता है। तो कभी कभी नदी के तली में जल भंवर के चक्कर लगाने के साथ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े भी चक्कर लगाने लगते हैं, जिससे छोटा छोटा गर्तों का निर्माण हो जाता है। मतलब छोटा छोटा गड्ढा हो जाता है नदी के तली में, छोटा छोटा गर्तों का निर्माण होता है। और समय के साथ इन गर्तों का आकार जो है जो बढ़ जाता है समय के साथ, जिससे उत्पन्न स्थलाकृति को हम जलगर्तिका कहते हैं, जलगर्तिका कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखिए अपना कॉपी में, जो नदी के तली में जल भंवर के साथ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े भी घूमने लगते, जिससे छोटे छोटे गर्तों का निर्माण हो जाता है। और समय बीतने के साथ ये गर्तों के आकार में बढ़ोतरी होती है, जिससे उत्पन्न स्थलाकृति को हम जलगर्तिका कहते हैं। समझ गए। और देखिए इसका जो जलगर्तिका का जो ये डायमीटर होता है, व्यास होता है, कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक होता है। और इसका व्यास, जलगर्तिका का व्यास कुछ मीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक होता है। इसका व्यास की उपेक्षा जलगर्तिका की गहराई अधिक होती है, व्यास की उपेक्षा जलगर्तिका की गहराई में अधिकता होती है। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए अधिक व्यास और अधिक गहराई वाली जलगर्तिका को हम अवनमन कुंड कहेंगे। अधिक व्यास और अधिक गहराई वाली जलगर्तिका को हम अवनमन कुंड कहेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब नदी के तली में जल भंवर के साथ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े चक्कर लगाने लगते हैं तो नदी की तली में छोटे छोटे गर्तों का निर्माण होता है। ठीक है, समय बीतने के साथ इन गर्तों के आकार में बढ़ोतरी हो जाती है, जिनको हम जिससे उत्पन्न स्थलाकृति को हम जलगर्तिका कहते हैं। जलगर्तिका की व्यास कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक की होती है और इनकी व्यास की अपेक्षा गहराई, इनकी व्यास की अपेक्षा जलगर्तिका की गहराई अधिक होती है। और अधिक व्यास और अधिक गहराई वाली जलगर्तिका को हम अवनमन कुंड कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब चलिए चलते हैं नदी के अपर्दन द्वारा निर्मित अगला स्थलाकृतिका। मतलब देखिए आप क्या क्या हम लोग देख लिए, हम लोग देखे घाटी देख लिए, जलप्रपात देख लिए, जलगर्तिका देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, संरचनात्मक सोपान। पहले हम समझा तो उसके बाद आप लिखिएगा। देखिए संरचनात्मक सोपान, कभी कभी क्या होता है नदी के मार्ग में कठोर एवं मुलायम चट्टाने की परतें एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज अवस्था में स्थिर रहती है। नदी जैसे चल रहा है, नदी जैसे चल रहा है तो इसके मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें
एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज अवस्था में गतिशील रहता है। तो इस परिस्थिति में नदी एक विशेष अपर्दन करती है। विशेष अपर्दन के कारण क्या होता है, जो कठोर चट्टानों के मुकाबले कोमल चट्टाने का शीघ्र अपर्दन हो जाता है और कठोर चट्टाने प्रतिरोधी सेल के रूप में निकले रह जाते हैं, जिन्हें हम संरचनात्मक सोपान कहेंगे। ठीक है, समझ गए? फिर से एक बार बोलता हूँ। जब नदी के मार्ग में कठोर एवं मुलायम चट्टाने की परतें क्षैतिज रूप में एक दूसरे के ऊपर स्थिर मिलती है, तो नदी इस परिस्थिति में एक विशेष अपर्दन करती है, जिसके प्रभाव से कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानों का शीघ्र अपर्दन हो जाता है और कठोर चट्टाने प्रतिरोधी शैल के रूप में निकले रह जाते हैं, जिससे कि सोपान का निर्माण होता है, संरचनात्मक सोपान का निर्माण। नदी घाटी के दोनों तरफ, जैसे नदी है तो नदी घाटी के दोनों तरफ संरचनात्मक सोपान सीढ़ी नुमा संरचना ऐसे करके निर्माण होगा, ऐसे करके सीढ़ी नुमा संरचना निर्माण होगा, क्योंकि इसके बीच से कोमल चट्टानों का तो अपर्दन हो गया है नदी के द्वारा। इसलिए कोमल चट्टान का अपर्दन हो जाता है नदी के द्वारा, कोमल चट्टानों का अपर्दन हो गया। तो ये जो सीढ़ी नुमा संरचना होता है ना, उसी को हम सोपान करेंगे। घाटी के बीच में रहता है सीढ़ी नुमा संरचना, उसी को हम सोपान कहते हैं। तो आप लोग सोपान समझ गए। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं अगले स्थलाकृति। तो क्या क्या हम देख लिए? नदी के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति में हम घाटी देख लिए, जलप्रपात देख लिए, जलगर्तिका देख लिए, सोपान देख लिए। अब हम देखेंगे संरचनात्मक सोपान देख लिए, अब हम देखेंगे विसर्प, नदी विसर्प। ऐसे ऐसे जो नदी मुड़ के बहती है उसी को हम नदी विसर्प कहते हैं। देखिए हम बताते हैं। नदी विसर्प का निर्माण नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में करती है। जब नदी अपने पर्वतीय ढाल से समतल मैदान में प्रवेश करती है, तो मैदान में धरातल भिन्नता के कारण सीधे प्रवाहित नहीं होती है, सीधे प्रवाहित न होकर टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई चलती है, जिससे कई मोड़ों का निर्माण हो जाता है। कई मोड़, जैसे ये हुआ एक मोड़ हुआ, ये मोड़, जिससे कई मोड़ का निर्माण होता है, उसी को हम कहते हैं विसर्प कहते हैं। समझ गए ना? विसर्प कहते हैं। अब नदी विसर्प समझ गए। और जब ये नदी विसर्प को छोड़कर अत्यधिक तीव्र से इधर से पास हो जाती है, इधर से गुजरती है, तो ये विसर्प को हम गोखुर झील या चाप कहेंगे। गोखुर झील या चाप, समझ गए? एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, कॉपी में आप लिख सकते हैं कि नदी क्या बोलते हैं, एक मिनट पानी पी रहे। हाँ, तो नदी विसर्प का निर्माण नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में करती है। ठीक है। जब नदी तीव्र ढाल से नीचे समतल मैदान में प्रवेश करती है, तो धरातल भिन्नता के कारण सीधी न चलकर टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई चलती है, जिससे कई मोड़ों का निर्माण होती है। उन्हीं को हम विसर्प कहते हैं। ठीक है। विसर्प का जो अवशेष रह जाता है उसको हम ये गोखुर झील कहते हैं या चाप कहते हैं। समझ गए? अब हम क्या पढ़ेंगे? तो पेनी प्लेन संप्राय मैदान। ठीक है। देखिए, पेनी प्लेन नदी अपने अंतिम अवस्था में पेनी प्लेन का निर्माण करती है। ठीक है। इस अवस्था में नदी अपने सतह की सभी विषमताओं को क्षैतिज अपर्दन से दूर करती है और पेनी प्लेन का निर्माण करती है। इस समय नदी क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेपण की प्रक्रिया से
संप्राय मैदान या पेनी प्लेन का निर्माण करती है। ठीक है, समझ गए। और फिर से मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ कि नदी पेनी प्लेन का निर्माण अंतिम अवस्था में करती है। नदी पेनी प्लेन का निर्माण सतह के सभी विषमताओं को क्षैतिज अपरदन द्वारा दूर करके करती है। इस अवस्था में नदी क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेपण से संप्राय मैदान का निर्माण, संप्राय मैदान को ही पेनी प्लेन कहते हैं, पेनी प्लेन का निर्माण करती है। और पेनी प्लेन का जब निर्माण जो हो जाती है, संप्राय मैदान का जो निर्माण हो जाती है, तो कठोर चट्टाने का अवशेष, कुछ कहीं कहीं पर कठोर चट्टान रहता है तो उसको नदी अपरदन नहीं कर पाती है। तो जैसे ये एक मिनट, जैसे ये प्लेन है तो नदी पूरा सतह विषमता को दूर कर दी। जैसे ये प्लेन है तो सतह के सभी विषमताओं को दूर कर दी नदी, पूरा ये नदी है, सतह को पूरे विषमताओं को दूर कर दी। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, लेकिन कहीं कहीं क्या हो जाता है कि कठोर चट्टान अवशेष के रूप में रह जाते हैं कहीं कहीं, उसको हम मोनाड नाक कहते हैं, मोनाड नाक, मोनाड नाक, समझ गए। हाँ तो दोस्तों इतना चीज़ हम पढ़ लिया। एक बार फिर से हम इसको दोहरा देते हैं, थियोरेटिकल में अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख लीजिएगा। तो नदी के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में हम समझाएंगे। तो अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आराम से आप लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले हम अपरदन तथा निक्षेपण बताते हैं। अपरदन तथा निक्षेपण पृथ्वी के बहिर्जात बल से संबंधित दो प्रक्रिया है। अपरदन में हिमनद, हवा, पानी अपरदन का प्रमुख कारण है, जिसके कारण स्थलाकृति का क्षय होता है और नया स्थलाकृति का निर्माण होता है। वही निक्षेपण प्रक्रिया में अपरदित के कण को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करके नई स्थलाकृति का या नए स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे घाटी, जलगर्तिका, जलप्रपात, संरचनात्मक सोपान, नदी विसर्प, पेनी प्लेन। ठीक है, तो अब हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, घाटी का निर्माण कैसे होता है। नदी अपनी युवा अवस्था में तीव्र वेग के सारे तीव्र ढाल से नीचे की ओर पदार्पण करती है, जिससे गहरी और संकरी घाटी का निर्माण होता है। सर्वप्रथम पहले घाटी का आकार आई आकार की होती है, लेकिन समय बीतने के साथ घाटी भी आकार में परिवर्तित हो जाती है। समझ गया भी आकार। अब देखिए, जब अधिक तलीय कटान के कारण भी आकार की घाटी अधिक गहरी और अधिक संकरी हो जाती है तो उन्हें हम गार्ज कहते हैं। सामान्य रूप में अधिक गहरी और अधिक संकरी घाटी को हम गार्ज कहेंगे और गार्ज के विस्तृत रूप को हम कैनियन कहेंगे। समझ गए। अब दूसरा स्थल रूप को देखेंगे। दूसरा स्थल रूप जलप्रपात। जब नदी के ढाल में अचानक से परिवर्तन हो जाता है ना, तो नदी तीव्र वेग के सहारे नीचे गिरती है और जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती है, जैसे कि कठोर या मुलायम चट्टानों का लंबवत या क्षैतिज रूप में पाया जाना। जलप्रपात दो तरीके के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। यदि कठोर या मुलायम चट्टानें लंबवत रूप में स्थिर हो तो अस्थायी जलप्रपात का निर्माण होता है, जैसे ग्राउंड फॉल हम यूएसए में देखते हैं। और जैसे कि और यदि कठोर या मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप में स्थिर हो तो अस्थायी जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, जलप्रपात हम देख लिए। जलगर्तिका देखते हैं। नदी के तली में जल भंवर के साथ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े भी चक्कर लगाने लगते हैं, जिससे कि नदी के तली में छोटे छोटे गर्तों का निर्माण हो जाता है। समय बीतने के साथ इन गर्तों के आकार में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे उत्पन्न स्थलाकृति को हम जलगर्तिका कहते हैं। जलगर्तिका का व्यास कुछ सेंटीमीटर से लेकर मीटर तक
होता है और इसकी गहराई इसकी व्यास डायमीटर से अत्यधिक होता है और अधिक गहराई और अधिक व्यास वाले जलगर्तिका को हम अवनमन कुंड कहते हैं। जलगर्तिका देख लिए, जलप्रपात देख लिए, अब हम संरचनात्मक सोपान देखेंगे। नदी के मार्ग में कठोर एवं मुलायम चट्टानों के परते एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप में क्रम से पाए जाते हैं, क्रम से मिलते हैं। तो इस अवस्था में नदी अपना विशेष अपर्दन के द्वारा कठोर चट्टान इस अवस्था में नदी अब इस परिस्थिति में नदी अपना विशेष अपर्दन करती है, जिसके प्रभाव से कठोर चट्टानों के मुकाबले कोमल चट्टानों का शीघ्र अपर्दन हो जाता है और कठोर चट्टानें अवशेष के रूप में घाटी की दोनों तरफ सीढ़ीनुमा संरचना में निकले हुए रहते हैं, जिन्हें हम संरचनात्मक सोपान कहते हैं। समान रूप से इन्हें हम सोपान कहेंगे। नदी विसर्प का निर्माण नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में करती है। नदी जब अपनी तीव्र ढाल से नीचे समतल मैदान में प्रवेश करती है, इस अवस्था में तो प्रौढ़ावस्था में, तो धरातल भिन्नता के कारण नदी सीधे न चलकर टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई चलती है, जिससे नदी विसर्प का निर्माण होता है। और नदी विसर्प के अवशेष को हम नदी विसर्प जब जल्दी मतलब मुड़ जाती है, कट जाती है, तो उनका जो मूड होता है वो अवशेष के रूप में कहीं कहीं रह जाता है, जिनको हम गोखुर झील या चाप कहते हैं। तो नदी विसर्प हो गया। अब हम दोस्तों बताएंगे इसका क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन का निर्माण नदी अपने अंतिम अवस्था में करती है। इस अवस्था में नदी अपने क्षैतिज अपर्दन के द्वारा सतही विषमताओं को दूर करती है। क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेपण से नदी संप्राय मैदान का निर्माण करती है और कहीं कहीं कठोर चट्टान के रूप में कठोर चट्टान के अवशेष के रूप में मोनाड नाट सतह पर दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों हम देख लिए नदी के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति घाटी हो गया, घाटी में ही गार्ज कैनियन देख लिए, जलप्रपात देख लिए, उसके बाद हम जलगर्तिका देख लिए, संरचनात्मक सोपान देख लिए, उसके बाद हम नदी विसर्प देख लिए, पेनी प्लेन देख लिए। तो दोस्तों ये जो है जो नदी के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे आगे जो क्लास लेंगे वो नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति का क्लास लेंगे। दोस्तों थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।